जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद एक बार फिर से आप सभी का इस डेली करंट अफेयर्स पे पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। जैसा कि आज है 28 जनवरी और हम आज पढ़ेंगे 28 जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इस बार कंटेंट में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। मतलब बीच में मैंने एक ऐसा कंटेंट रखा है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी सामने एनटीपीसी का एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी का, है ना, और साथ ही साथ आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा और जो है जिसमें जीके जीएस से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछता है, मतलब स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछता है, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपनी पॉजिटिविटी के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। लेखक कह रहा है, जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश ना करना। याद रखिएगा, जो आपका सपना है वही आपका जीवन है। वही आपका जीवन इसलिए है कि आप अपने जीवन के लिए बेहतर सपना देख रहे हैं, बेहतर चीज सोच रहे हैं, तभी वो आपके दिमाग में चलते रहेगा। इसीलिए आप जो अपने लाइफ के लिए सोचे हैं, सपना रखे हैं, उसको साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहिए और जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे प्रिय साथियों। तो लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा, है ना, भारत करेगा। ये क्वेश्चन था लास्ट वाला। हो ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन रहा होगा कि सबसे मोस्ट पॉपुलर जो ब्रांड है इंडिया का वो कौन सा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं दोनों का आंसर बता देता हूं, आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। और मैंने पढ़ाते पढ़ाते नीति आयोग के सीईओ के बारे में भी पूछा था कल, याद है मेरे को, ठीक है। चलो, फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा और भारत की मोस्ट जो आपका ब्रांडिंग अगर कहा जा सकता है, किस कंपनी को सबसे बेहतर ब्रांड माना गया है, तो टाटा को माना गया है ना। तो ये शशि टंडन ने सही जवाब दिया है, रोशनी ने सही जवाब दिया है और शशि टंडन ने बिल्कुल करेक्ट बताया है कि नीति आयोग के सीईओ जो रहे हैं वो जो है वो BVR सुब्रमण्यम जी है। चलिए आप लोगों के लिए यहीं पर एक और प्रश्न लिख देता हूं, प्रश्न का सिलसिला चल रहा है। तो ये बताइए कि जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग जो है वो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, या उनका अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, इसको बताइए। और अगर इसके बारे में कुछ डिटेल वर्जन जानते हैं तो उसको भी लिखिए। आते साथ ये प्रश्न सर ने दाग दिया है, तो चलिए इसके बारे में जरूर लिखिएगा। निम्नलिखित में से किसे फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है ना, मतलब किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना। ये फिक्की जो है टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मंच है जो कि लोगों को टेलीविजन के माध्यम से मनोरंजन प्रदान करता है ना। और इसके माध्यम से, इसके रजिस्ट्रेशन से सारे जितने भी मनोरंजक कार्यक्रम चलते हैं टेलीविजन में वो होता है। तो आयुष्मान खुराना जी को जो है इसमें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ये कौन है भाई? ये वही है जो गाना गाते थे, पानी दा रंग देख के, सुने हो गया, ठीक है, हमारे जमाने का है। तो ये गाना मैंने काफी सुना है, ठीक है। चलो, तो फिक्की फ्रेम्स भारत की प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन है। इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या क्या है, तो इस साल ये अपनी क्या है, 25वीं वर्षगांठ बनाने जा रहा है, ठीक है। अब जो है इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है, इनका नाम है आयुष्मान खुराना, यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे इसके। और विषय और उद्देश्य क्या है 2025 का? तो 25वें संस्करण का जो विषय है वो है राइज, मतलब कि रेडिफिंग इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सीलेंस, अर्थात कि इसमें जो हम नई खोज कर सकते हैं, इसमें क्या बेहतरी कर सकते हैं, इसमें अर्थात क्या आपका, तो टेलीविजन इंडस्ट्रीज में, है ना। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य में फिक्की फ्रेम्स महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है जो कि रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, मतलब कि क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं उसको बढ़ावा देगा,
है ना, और इस उद्योग में जो है इस कार्य में आगे बढ़ेगा। विश्व सहयोग और मानवाचार के लिए मंच है इसमें, मतलब कि अगर देखें तो जितने भी पेशेवर लोग हैं इसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करेंगे और कैसे न्यू जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें ये सम्मेलन होगा। मतलब इस सम्मेलन में उस पर भी चर्चा की जाएगी और विश्व स्तरीय इस कार्य को कैसे किया जा सकता है। जैसे कि मेरे इर्द गिर्द जो है बहुत देखा मैंने, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मडन्स नहीं, बाकी कास्ट वाले भी पाकिस्तानी सीरियल्स काफ़ी देखते हैं, है ना। उसमें एक दो कलाकार हैं, नाम तो नहीं मालूम, तो उनकी जो आपका सीरियल होता है उसको प्रॉपर लगे रहते हैं, रोज एक एपिसोड देखते हैं। तो ऐसा है, तो वैश्विक स्तर पर मंच मिल गया उनको। तो वैसे ही हमारे भारत के टेलीविज़न वैश्विक स्तर पर जो है प्रभावी रहे, उसके लिए फिक्की कार्य करेगा। ठीक, निम्नलिखित में से किसी मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब का स्थान लेने जा रहा है, तो नए सलाहकार बोर्ड 13 नए सलाहकार बोर्ड के 13 संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में नामित हुआ है। अच्छा, तो 13 संस्थापक सदस्य रहेंगे। ये जो आपका मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है, मतलब जो इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब कहा जा सकता है जिसे, तो उसमें ये क्या करेंगे, पहले सदस्य बने हैं 13 सदस्यों में से, ये पहले सदस्य बने हैं। और वो कौन बने हैं, तो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं जय शाह जी, उसमें 13 सदस्यों में से एक सदस्य बने। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्शन मैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट कनेक्शन बोर्ड बोल रहा था वो नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्शन का स्थान ये जो है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब स्थान इसका ले रहा है। तो इसके सदस्य बने हैं। भारत के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है कि पहला 13 सदस्य बनेंगे टोटल, उसमें से पहला सदस्य कौन बन गए, जय शाह जी। अब इससे होगा क्या, तो भारतीय क्रिकेट के जितने भी शौकीन हैं इन द सेंस जो खिलाड़ी भी हैं, उन सभी को बेहतर मंच प्रदान होगा और प्राथमिकता मिलेगी भारतीयों को, है ना, जैसे सभी देशों को प्राथमिकता मिलती है। और ऐसा भी है कि भारतीय क्रिकेटर बहुत सारे दूसरे देश से भी जाकर खेल रहे हैं, जैसे पृथ्वी शॉ ने जो है फिलहाल में जो है आपका नीदरलैंड या कोई से देश में जो जहाँ के क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। तो वही है कि अब भारत में 140 करोड़ जनसंख्या और लगभग 70 करोड़ से अधिक व्यक्ति जो है वो युवा है। और क्रिकेट को कौन पसंद नहीं करता है, मैं भी कभी कभी खेल लिया करता हूँ क्रिकेट। तो क्रिकेट में काफ़ी स्पर्धा है, काफ़ी जो है कंपटीशन है। तो इसके लिए जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा मंच मिलता है। दूसरे देशों में भी जाकर कोई गलत बात नहीं है, वहाँ की नागरिकता लेकर खेल सकते हैं। ऐसा कोई देशद्रोही का प्रावधान उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर उनको यहाँ मौका नहीं मिल रहा है तो दूसरे देश से जाके खेल रहे हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरा मत ये है, आप लोग अपना मत बताइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा टफ है इंडियन क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना। तो खैर हम इस पर बातचीत नहीं करते। तो ये याद रखिएगा कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के पहले सदस्य बन गए हैं 13 सदस्यीय इस टीम में। अब आ गए हम अपने नए कंटेंट में, जिसे फैक्ट शीट के रूप में मैंने रखा है। फैक्ट शीट मतलब कि आपका स्टैटिक जीके, जिसे हम जीके बोल सकते हैं। ठीक है, जीके जीएस से प्रश्न पूछा जाता है सभी एग्जाम में। और अभी सामने में जो है वो है आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी। ठीक है, अब जीडी नहीं होगा ना, ये ग्रुप होगा भाई, ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम होगा। उसके लिए व्यापम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में अगर वन लाइनर फैक्ट पूछता है तो वो काम पूछ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, मेंस के जानकार इसको अपने मनस्पटल में संजो सकते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी वाले प्रीलिम्स वाले इसको याद रख सकते हैं। एसएससी वाले मत भूलें इसको याद करना, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इतना सारा क्या लिख दिया हो सर,
तो याद रखिएगा ये भारत के प्रमुख शोध संस्थान हैं, ऐसे संस्थान जहां मुख्य रूप में किसी विशेष क्षेत्र में शोध किया जाता है। और सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, अधिकतर आपको नई दिल्ली में जो मिलेंगे उसको याद करने के लिए याद रखना है आपको। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। मैं जैसे बोल रहा हूँ, अगर आप वैसे सुन भी लें तो आपका रिवीजन होते जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये स्टैटिक जीके आपके पास आते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से और बेहतर होगी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ट्राम्बे मुंबई में है। ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, जो आपका ये हरियाणा में है। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। कपड़ा उद्योग संस्थान अहमदाबाद में है। पूछा गया है कई बार, सारी चीज़ों को, सारे कंटेंट को पूछा हुआ है। राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। वैसे ही भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, तो खाद्य मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की। और केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। याद करने का तरीका, अहमदाबाद की बात करें तो कपड़ा उद्योग काफ़ी, कॉटन का मैनचेस्टर का, मतलब भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चमड़ा कहाँ मिलता है, तो कानपुर में मिलता है, तो कानपुर होगा आसपास का चमड़ा, है ना। कानपुर में आपका चमड़ा अनुसंधान केंद्र होगा, आसपास कहीं दिखाया होगा। ठीक है, रुड़की में होगा आपका, रुड़की में सिविल इंजीनियर्स लोग के लिए है प्रॉपर भवन अनुसंधान केंद्र, ये रखा है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली में है। तो ये सब सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। क्लियर है, डेली आते रहेगा, ऐसे ही स्टैटिक पोर्शन सुनना है और आगे बढ़ना है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा चलाई है। ठीक है, तो ये कोई मानसून या जो आपका मौसम से संबंधित नहीं है, नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से ही ये चालू कर दिया इन्होंने। इसका काम है सुरक्षा को मजबूत करना। किस क्षेत्र में, तो राजस्थान वाला जो बॉर्डर है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में, उस क्षेत्र में सैनिकों को अधिक से अधिक तैनात करना, निगरानी और खुफिया जानकारी प्राप्त करना, किसी भी प्रकार से कोई भी घुसपैठिया भारत में प्रवेश ना कर पाए, ये मुख्य उद्देश्य है किसका, तो इस ऑपरेशन सर्द हवा का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। BSF के जवान जो है वहाँ पूरी तरीके से, मतलब अनिवार्य रूप से वहाँ पर तैनात हो चुके हैं। और बॉर्डर में कहाँ पर, तो गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल ने किसी भी संभावित घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए चालू किया है। भारत पाकिस्तान सीमा जैसलमेर क्षेत्र में। ठीक है, चलो, मतलब 26 जनवरी से पहले चालू हो गया है ना। चलो, हाल ही में किस कंपनी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेट के रूप में RBI की स्वीकृति प्राप्त हुई है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है फ्लाईवे है क्या, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेट, क्या तो नाम है भाई इसका, हाल ही में स्काई ईडो नाम है ना। दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लिखाया तो था सामने में यार, मैं भी वाह वाह सर जी, वाह 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 वाह। ये स्काईडो क्या है, तो विदेशी कंपनी है जो कि भारत में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम करती है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म या सेवा है जो विभिन्न देशों के बीच होने वाले वित्तीय लेन देन को सुगम बनाता है। ठीक है, क्या नाम है इसका, स्काईडो। स्काईडो से हम क्या करेंगे, एक दूसरे देश को क्या कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, तो इसकी मान्यता मिल गई है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे भुगतान प्रणाली है जो कि आपका रोजर पे है, इंस्टामोजो है, कैश फ्री है, CC एवेन्यू है, पेयू है, ऐसे पेमेंट के माध्यम से भी आदान प्रदान किया जाता है। बेंगलुरु में है ये, 2022 में स्थापना हुई है। 12,000 से ज़्यादा लोग जो है इसमें कार्य करते हैं, जो कि निर्यात आयात निर्यात का काम करते हैं। $250 मिलियन से ज़्यादा जो है क्या होता है, इसमें आदान प्रदान होता है। ठीक है, कोयला सचिव ने किस राज्य में CIL की CSR पहल के तहत
स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया है। देखो समझना, कोल इंडिया लिमिटेड ने जो है आपका स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम लिया है कोयला खनन क्षेत्र और उसके इर्द गिर्द क्षेत्रों में। स्कूलों को प्रॉपर स्मार्ट क्लासरूम प्रोवाइड कराया जाएगा ओडिशा में। ओडिशा मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में है। कोयला अधिकतम कोयला जो है उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मिलता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे आप देख सकते हैं, पहले ये जानो कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो है उसने क्या चलाया था, प्रोजेक्ट संबलपुर शिक्षोन्नत। इसमें संबलपुर में शिक्षा के प्रचार प्रसार में कार्य किया गया। नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL जो है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में 1.46 करोड़ की परियोजना चालू करी थी, है ना, जिसमें स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर जो है कार्य किया था इन्होंने। तो वैसे ही ये कंपनियां जो है कार्य करती हैं। इसका स्मार्ट बोर्ड का, जैसे मेरे सामने स्मार्ट बोर्ड लगाया रखा हुआ है, अगर मैं आपको नॉर्मल वाइट बोर्ड में अगर करंट अफेयर पढ़ाने लगूं तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो स्मार्ट बोर्ड से बहुत ही अच्छी डिलीवरी भी हो जाती है। इमेजेस का यूज़ किया जा सकता है। इमेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डायनेमिक पोर्शन रखा, यहाँ स्टैटिक पोर्शन रखा। तो ये सब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाता है। तो ये CIL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड ने ये उड़ीसा में पहल की है। 1973 में कोयला मंत्रालय की स्थापना हुई। नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय है। किशन रेड्डी जो है कैबिनेट मंत्री हैं इसके। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025 में भारत की पहली मानव युक्त डीप ओशन पनडुब्बी, जिसका नाम है डीप सी मैन्ड व्हीकल, के लॉन्च की घोषणा की है। किसने की है भाई? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, है ना, ये ऑप्शन सही होगा इसका। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अभी इसकी जो कैपेसिटी है वो महज 500 मीटर अंदर तक ये जा सकता है, लेकिन 2026 तक के इसका लक्ष्य रखा गया है कि इसकी कैपेसिटी 6000 मीटर तक के बढ़ाया जाए, है ना, यही कहीं पर लिखाया होगा। ये दिख रहा है 2026 तक के 6000 मीटर की गहराई तक के जाए। इससे क्या होगा, इस मिशन से, डीप ओशन मिशन से, तो जितने भी प्राकृतिक संपदा है या प्राकृतिक खनिज है, जो बहुमूल्य खनिज है, उन सभी खनिजों को, उन सभी संपदाओं को हम प्राप्त कर सकें, उनके ऊपर रिसर्च कर सकें। कहाँ? तो हमारे पास अरब सागर भी है, हिंद महासागर भी है और बंगाल की खाड़ी भी है। तो उन क्षेत्रों में ये रिसर्च के लिए जो है इसे किया है। क्या है ये? मानव युक्त है। ये देखो छोटी सी दिखाई दे रही है पनडुब्बी, इस प्रकार से है। 1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्वतंत्र प्रभार में इसके मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने परमिशन दिया है। अब हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आज का कंटेंट इतना ही है। हाल ही में सरला एविएशन ने भारत का पहला ई-बोटल एयर टैक्सी चालू किया है। शून्य नाम है इसका। 25 से 30 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा। 650 किलोग्राम तक की इसकी कैपेसिटी है, लेकिन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकता है। हाल ही में शतरंज फीदे रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित किया गया और जनजातियों के स्वास्थ्य पे कार्य करने की योजना बनाई गई है। लेह और जम्मू कश्मीर में जो है आपका खेल इंडिया विंटर गेम्स हो रहा है, याद रखना है आपको, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो चौथा है। नीरज पारिक जो है वो क्या बने हैं? निदेशक कार्यकारी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। हाल ही में किस देश ने सरकार ने 2 जेंडर से अधिक पुरानी नीति को समाप्त करते हुए 2 जेंडर नीति की घोषणा की है। ठीक है, अब कोई ट्रांसजेंडर नहीं, कोई आपका बाइसेक्सुअल नहीं, ये सब कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ 2 जेंडर पे कार्ड्स बनेंगे। तो आपको इसका आंसर देना है। आप लोगों के लिए प्रश्न है, मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।